एजाज, सुन रहे हैं एजाज अहमद? वीडियो ऑन करिए। आवाज नहीं आ रही। नमस्ते सर। नमस्ते एजाज अहमद जी। जी सर। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ी है, बीए किया आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से, और अभी आप नौकरी कर रहे हैं। हाँ, जी सर। अभी आप सर्विस कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। चलिए चलिए, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है आपने, तो ये FSSAI क्या होता है? FSSAI। समझ जाऊंगा सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं सर। अरे कमाल कर दिया, ये तो आप संबंधित है सर। चलिए कोई बात नहीं। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी? सॉरी सर। अच्छा, और एक आपसे संबंधित ही है, पोमोलॉजी। सॉरी सर, मेरे पास बायोलॉजी नहीं थी सर, मैथमेटिक्स थी सर। मैथमेटिक्स थी? आपने तो बायोटेक किया लिखा हुआ है। नहीं सर। बायोटेक नहीं है, मैंने गलत लिख लिया। चलिए कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इस नौकरी में, आरएस की नौकरी तो बहुत खतरनाक नौकरी हो गई आजकल, है ना? वो बातें नहीं है जो अफसरी पहले करते थे ना लोग, वो अफसरी नहीं दिखते आजकल, बहुत परेशान रहते हैं आरएस ऑफिसर, है ना? तो आप फिर भी इसमें आना चाहते हैं? जी सर। सर मैंने 12th के बाद ये मानस बनाया था कि मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा और जो भी समाज में मैं सकारात्मक योगदान दे सकता हूँ उसके लिए प्रयास करूंगा सर। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें चुनौतियां तो हैं सर, स्वाभाविक तौर पर, लेकिन उन चुनौतियों के लिए सर बहुत हमें सारी। तैयार रहना होगा। जी सर। वो चुनौतियां आप गिना सकते हैं कुछ? जी सर। सर आरएस ऑफिसर के व्यक्तिगत। सामने जी सर। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो सर एक समाज और परिवार के बीच में जो एक समन्वय बनाने की आवश्यकता होती है सर इसके अंदर। दूसरा जो राजनीतिक दबाव होते हैं उसको भी सर टैकल करना होता है। और एक निष्पक्ष देखना, वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य करना, सत्यनिष्ठा को बनाए रखना, ये सारी चुनौतियां होती है सर। और स्वयं के अंदर अनुशासन लाना और समय रहते हुए जो भी कार्यभार हमें सौंपा जाता है उसको समय रहते हुए पूर्ण करना, ये सर कुछ चुनौतियां हैं इसके समक्ष। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि एक आरएस अधिकारी के जो स्टेट के जो पद हैं, स्टेट सर्विसेज के, अभी जो आप जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से और कितने पद स्टेट लेवल के हैं, स्टेट सर्विस के हैं? राजस्थान स्टेट लेवल दो है ना, सबऑर्डिनेट और स्टेट। स्टेट सर्विसेज के कितने पद हैं? सर आरएस के आई थिंक 75 पद हैं, लेकिन सर मैं श्योर नहीं हूँ स्टेट सर्विस के टोटल कितने हैं सर। सॉरी सर। स्टेट सर्विसेज में और आरएस के अलावा कौन कौन से आते हैं, आरएस आरपीएस के अलावा? जी सर, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज है सर इसमें, और राजस्थान इंश्योरेंस सर्विस भी है सर इसमें, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज है सर इसमें, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है सर, और राजस्थान, सॉरी सर अभी मैं इतना याद कर पा रहा हूँ। तो राजस्थान ग्रामीण सेवा, हाँ सर। ग्रामीण विकास सेवाएं कब शुरू हुई? सॉरी सर एग्जैक्टली मुझे तिथि नहीं याद है सर। आप इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या पता आप नीचे रह जाए तो उसमें आ जाए, आपको पता जी होना चाहिए ना, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा सर। मुझे ये बताएं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, किस भारतीय एस्ट्रोनॉट ने ये कहा? आर्यभट्ट ने सर। आप श्योर है? नहीं सर मैं श्योर नहीं हूँ इस पे। श्योर होना चाहिए ना आपको, सही जवाब है आपका। अच्छा मुझे बताइए कि पाई का सही मूल्य जी सर। निकालने वाला जो गणितज्ञ था भारत का, प्राचीन भारत का, वो कौन था? सर आर्यभट्ट पाई सर। का। गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि गुप्तकाल की प्रसिद्ध ज्योतिष विद्वान के बारे में बताइए। सर वराहमिहिर सर। और सर ये एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में तो फर्क है ना? मैं तो जी सर ज्योतिष है, ज्योतिष। ब्रह्मगुप्त सर। ये भी एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट है। सॉरी सर मुझे अभी ध्यान नहीं है। चला, शिवाजी के बारे में कुछ पढ़ा आपने? जी सर। तो शिवाजी के बारे में आप बताइए कि शिवाजी ने अफजल खां का जो घटनाक्रम हुआ शिवाजी के साथ, वो क्या था?
सर जो अफजल खां थे वो औरंगजेब के द्वारा जो उनके प्रतिनिधि थे वो घात लगाकर शिवाजी महाराज को मारना चाहते थे, लेकिन उससे पूर्व हाँ, ही उनको इस बात का अंदेशा हो गया था, उन्हें सूचना दे दी गई थी। इसलिए वो जो रक्षा कवच पहन के गए थे शिवाजी महाराज, उसके बाद जब उन्होंने घात लगाकर उनको पीछे से मारने की कोशिश की तो उसी इसी घटनाक्रम के चलते हुए उनको वध कर दिया गया शिवाजी महाराज के द्वारा उनका। बाजी कौन सा रक्षा कवच पहन के गए थे और कौन सा हथियार लेके गए थे? हथियार लेना तो मना था। सर उनके पास जो अंदर उन्होंने पहन के रखा था सर, कि जो लोहे का कवच था, और बाकी सर खंजर से उनको मारा था सर। खंजर से मारा है कोई और हथियार से? खंजर सर तो नहीं था खंजर, उनके पास। मुझे खंजर ही ध्यान है सर अभी। एक बगनखा, बगनखा के बारे में पढ़ा हमने तो। नहीं सर मुझे बगनखा ध्यान नहीं से है। पेट में है ना, बाघ के नाखूनों की तरह एक हथियार होता था हाथ में पहनने वाला, हाँ सर, हाँ उससे मारा उन्होंने। सर। हाँ सर, हाँ जी सर, आपको बताया, याद आ गया ना। जी अच्छा, सर। हमारे देश में एक सम्राट हुए हैं जिनको प्रियदर्शी कहा गया। जी सर। कौन सम्राट थे जो प्रियदर्शी कहलाते हैं? सम्राट अशोक सर। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए गांधी जी के बारे में कि अ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए जी सर। 1893 में, जी सर। ठीक है ना? क्यों गए थे? सर गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए गए थे सर वो वहाँ। अच्छा, फिर उसका परिणाम क्या हुआ? सर परिणाम के विषय में सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, क्षमा चाहूंगा। न्याय व्यवस्था के बारे में या अदालती लड़ाई के बारे में गांधी जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ कि इस परिणाम क्या हुआ है इस मामले का सर। अब्दुल्ला तो जीत गए थे जी सर। और जो अगेंस्ट पार्टी थी उसको इतना सारा रुपया देना था कि गांधी जी द्रवित हो गए। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि अगर ये सारा पैसा एक साथ देगा तो दिवालिया हो जाएगा। तो उन्होंने वकील व्यवसाय के बारे में और अदालत के बारे में कुछ कहा, आपको याद नहीं आ रहा? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। ये अपने गांधी जी की शॉर्ट एंड राइटर थी एक विदेशी महिला थी, यूरोपियन, क्या नाम था उनका? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम सर। गांधी जी ने एक कन्या का कन्यादान किया, विदेशी कन्या जी सर। का विवाह में कन्यादान किया उन्होंने, उसके बारे में मालूम है? नहीं सर, सॉरी सर। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत कब धारण किया? सर वो जब दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे तब उन्होंने अपनी माता श्रीमती पुतली बाई से ये वचन दिया था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मांस मदिरा नहीं खाएंगे, और जो व्रत, गैर। जी सर। उन्होंने व्रत कब धारण किया? सर इसी क्रम में किया था सर, मुझे इतना ध्यान है अभी। उन्होंने तो बहुत लेट अफ्रीका से के में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। जी सर, वहां पर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया था, लेकिन वो बीच में उनके द्वारा इसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा सका। इस घटना का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग में भी किया मुझे है। बताइए वहाबी आंदोलन क्या था? वहाबी आंदोलन? सर ये मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में ही चलने वाला एक आंदोलन था, परंतु इसकी जो नेतृत्व करता थे वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की विचारधारा से काफी प्रेरित थे, और इसके विरोध में ही जो एहरार आंदोलन और फिर बाद में अलीगढ़ आंदोलन चलाए गए थे सर। अलीगढ़ आंदोलन के सूत्रपात करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान सर। अच्छा अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं, अगर एक भी आंख में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दृष्टि दोष हो जाता है, ये शब्द किसके हैं? सर महात्मा गांधी के सर। चलिए आप पढ़ना इसको। जी सर, मौलाना आजाद शायद, मैं नहीं नहीं, ध्यान। दोनों ही गलत है आपके, ठीक है? सॉरी। ओके, बधाई आपको एडवांस थैंक में। यू। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते आजाद जी, तीसरा मौका है आज आपका। थैंक यू कब है इंटरव्यू? सर। 10th of December सर। अच्छा, चलिए ये बताइए खालिस्तान क्या है?
सर ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से ही एक आंदोलन चलाया गया था कुछ कट्टरपंथी सिख समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा कि उन्हें एक पृथक सिख साम्राज्य और आधिपत्य वाला एक देश चाहिए। उसको इन्होंने खालिस्तान का नाम दिया था। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से इसका दमन कर दिया गया सर। अच्छा, अभी मैं क्यों पूछ रहा हूँ फिर आपको? जी सर, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है सर, और उसमें कुछ लोगों का ये भी आपत्ति है दर्ज की गई है कि ये खालिस्तानी आंदोलन कहकर इसको संबोधित किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। मुझे नहीं लगता सर ऐसा है। अच्छा, किसानों ने सड़क पर धारा 288 लिखा, क्या है ये धारा 288? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, ये जो पंजाब में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, पंजाब के किसान ही कर रहे हैं, उनको पंजाब के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 1 वर्ष बाद, उनसे जोड़ के देखना कितना उचित है? सर चूंकि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, यहाँ लगातार चुनाव चलते रहते हैं, तो किसी भी घटना को सर स्वाभाविक तौर पर हमारे देश के अंदर चुनाव से जोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी सर जो किसानों के हित हैं, इसको किसी राजनीतिक पार्टियां इस पर अपना स्टैंड ले सकती हैं सर, लेकिन फिर भी जो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो किसान संगठन ही है मूलतः। तो वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंध नहीं रखते सर, और बल्कि वो अपने हितों के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं सर। अच्छा, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान सारे पंजाब के ही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी किसान विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं भारत के? सर बाकी किसान भी कर रहे हैं, हालांकि उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हालांकि उनको रोक दिया गया वहां जाने से। लेकिन मूलतः जैसा कि आपने कहा सर कि पंजाब के किसान ज्यादा इसमें भाग ले रहे हैं, उसके पीछे सर कई महत्वपूर्ण कारण हैं सर। जैसे कि जो मंडी व्यवस्था है पंजाब के अंदर वो काफी कारगर है सर, और एमएसपी का जो ज्यादातर लाभ लिया जाता है वो किसान पंजाब के किसानों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है सर। तो उनके हित इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो अधिक इसके लिए विरोध और मुखर होकर सामने आ रहे हैं सर। अच्छा, ये बताइए, ये तहव्वुर राणा कौन है, चर्चा में है? सॉरी सर, हाल ही में तो नहीं सर, लेकिन पूर्व में मैंने इनका नाम सुना है सर, अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, एक शमीमा बेगम का नाम और है आज न्यूज में, कौन है ये शमीमा बेगम? सर इनका नाम मैंने नहीं सुना सर, मैंने बिल्किस बानो के विषय में तो पढ़ा था सर आज। अच्छा, ये बताइए, राजनीतिक आतंकवाद होता है क्या कोई? सर ये राजनीतिक जो तंत्र होता है उसके द्वारा ये आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है। जैसे कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है वो लगातार आतंकवाद को प्रायोजित करता है सरकारी तंत्र के माध्यम से, तो इस प्रकार से वो राजनीतिक आतंकवाद है सर। और दूसरा यदि इसका पहलू देखें तो सर वैचारिक रूप से यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से आतंकवाद को पोषित करती है तो वो भी सर राजनीतिक आतंकवाद है, जैसे सर नक्सलवाद है सर, माओवाद है सर। अच्छा, भारत के एक राज्य में ऐसा टिप्पणी की है किसी ने, अराजक स्थिति है क्या अभी किसी राज्य में भारत में? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी राज्य में अराजक की स्थिति है सर, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समुचित रूप से कार्य कर रही है सर। और अराजक की स्थिति सर तभी होती है जब पूरी तरीके से प्रशासनिक तंत्र फेल हो गया हो या राज्य का अस्तित्व ना बाकी रहा हो सर। अच्छा, एक हिंदू टेरर और शब्द पढ़ा है मैंने कहीं पे, हिंदू टेरर क्या होता है? सर ये पूर्व में जो भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे जी, उन्होंने इसका प्रयोग किया था उस समय, और उन्होंने ये कहा था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार इस प्रकार की गतिविधियों की खबर आ रही है कि वो इससे जुड़े हुए हैं, तब उन्होंने सर इस शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, देखिए, अभी पाकिस्तान में जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं उनको, उनके लिए सजा निर्धारित की गई है। जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उनका रासायनिक बद्याकरण कर दिया जाए, ये अभी फैसला वहां पे किया गया है, एक निर्णय सुनाया गया है सरकार द्वारा। आपको क्या लगता है, ये भारत में भी होना चाहिए? सर भारत में भी लगातार, चूंकि जैसे लगातार इस कानून को और कठोर किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी सर चूंकि हमने एक क्रिमिनल जो प्रोसेस होती है उसका पालन किया लगातार, वो एक बहुत अधिक क्रूर तरीके से जो ये जो आपने सजा का प्रावधान बताया सर काफी क्रूर हो जाता है सर। लेकिन फिर भी सर इस प्रकार की घटनाओं के लिए विभिन्न देशों के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं सर,
लेकिन फिर भी सर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इस प्रकार के कदमों के लिए हमें अनुमति नहीं देती सर। इसलिए सर मुझे अभी भारत के लिए सर समुचित नहीं लगता ये कदम। अच्छा, दुष्कर्म क्रूर नहीं होता आपकी दृष्टि में? सर बिल्कुल सर, दुष्कर्म एक पाशविक प्रवृत्ति है सर, जिसपे कि एक पिशाची मानसिकता के द्वारा ये किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग समाज के योग्य नहीं है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है सर। लेकिन सर जो हमारी दंड प्रक्रिया है उसके माध्यम से ऐसी बंध्याकरण करना, इसके लिए अभी सर कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे सोचा जा सकता है सर। अच्छा, जी सर। चलिए ये बताइए, प्रशासन का क्या नजरिया रहता है? संवेदनशील है क्या दुष्कर्म की घटनाओं के प्रति? सर प्रशासन का लगातार प्रयास तो ये रहता है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं कम हो और जो लोग हैं उनको लगातार ये सुरक्षा का अनुभव होता रहे। लेकिन फिर भी सर लगातार ये देखने को मिला है कि समय पर पुलिस का ना पहुंच पाना या लगातार फीडबैक नहीं लेते रहना, ये कुछ कमियां रही हैं सर, जिनको लगातार हम तकनीक के माध्यम से या लोगों से जुड़ाव से, जागरूकता से या सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को सीसीटीवी जैसे उपकरणों के माध्यम से इसको और बेहतर कर सकते हैं सर। अच्छा, इतने कानून आप बता रहे हैं कि कानून बने हैं, प्रशासन जवाबदेह है इसके प्रति, घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही है, बढ़ी रही है उल्टा। सर इसके पीछे कई कारण हैं सर। एक तो हमारा परंपरागत कारण भी हो सकता है सर, क्योंकि जैसे मूल्यों का ह्रास हो रहा है समाज के अंदर, क्योंकि परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई होती है समाज के अंदर सर, जो कि मूल्यों का बीजारोपण करती है किसी भी व्यक्ति के अंदर सर। उसके परिवार की जो एक इकाई है उसका विघटन होना, लगातार संयुक्त परिवार पद्धति का कम होना। दूसरा सर जो इसका तकनीकी पक्ष है कि हम जब से डिजिटलाइजेशन के कारण कुछ लोग इस प्रकार की असंगति देखना या इस प्रकार की गलत चीजें देखकर इस प्रकार से उकसावे के तौर पे इस प्रकार की कार्रवाई करना, गतिविधियों में लिप्त होना सर, ये भी इसके कारण रहे हैं सर। अच्छा, एक ये बताइए, भ्रष्टाचार का आरोपी कोई अगर लोक सेवक है तो उसको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया जाना चाहिए, सेवा मुक्त? सर जी सर, इसके लिए एक कोशिश हो सकती है सर, जैसे कि जब तक जांच नहीं होती तब तक के लिए उसको सर किया जा सकता है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए ताकि निष्पक्ष रूप से जांच आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी सर आर्टिकल 311 जो है वो लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन सर भ्रष्टाचार जैसे विषयों में उसे जब तक जांच नहीं होती तब तक के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है सर। और मान लीजिए उसका भ्रष्टाचार का आरोप है, वो अपराध सिद्ध हो जाता है, तब उसको सेवा मुक्त कर दिया जाना चाहिए? सर न केवल उसे सेवा मुक्त किया जाना चाहिए, अपितु जो भी समुचित दंड के प्रावधान है सर वो भी उस पर लागू होने चाहिए सर। अच्छा, आपने मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बारे में पढ़ा होगा जी सर। लोक प्रशासन में। ये मिन्नोब्रुक है कहाँ पर? सर आई थिंक ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है सर। वेरी गुड। कोई सिटी है क्या वहाँ पे जिसमें ये स्थित है? सॉरी सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ अभी। चलिए, ये मिन्नोब्रुक सम्मेलन अब तक कितने हो चुके हैं? सर ये 3 हो चुके हैं अभी तक सर। अच्छा, कितने समय के अंतराल पे होता है? सर 20 वर्ष सर। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा, ये बताइए, जो एयर बबल अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे, एयर बबल, ये क्या होता है एयर बबल? सर ये एक समझौता है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, जैसे कि अभी वर्तमान में जो एयर फ्लाइट्स हैं वो नहीं चल पा रही हैं, तो जो भी राष्ट्र इसमें इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे उसके माध्यम से उनके बीच विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इसको संचालित किया जा सकता है और जो आर्थिक गतिविधियां उनको बढ़ावा दिया जा सकता है सर। जी ललित सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर। जी एजाज। नमस्ते सर। नमस्कार। चलिए एक मुद्दा अभी चर्चा में है, इससे शुरुआत करते हैं। ये मुद्दा है महिलाओं की विवाह की उम्र को बढ़ाने को लेकर। जी सर। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? सर चूंकि महिलाओं की जो कम आयु होती है सर, चूंकि वैसे भी बाल विवाह जैसी दुष्कृतियां जो हमारे समाज के अंदर व्याप्त हैं और उसके पश्चात भी यदि आयु कम रखी जाती है तो 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही ज्यादातर लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो शिक्षा काफी हद तक प्रभावित होती है सर, और मेंटली रूप से भी वो विवाह जैसी संस्थाओं के लिए तैयार नहीं हो पाती है सर, और उसके उनके अंदर मातृ मृत्यु दर या जो मातृत्व जो स्वास्थ्य होता है वो भी काफी प्रभावित होता है सर। और चूंकि इससे उस शिक्षा में उनके अवसरों में कमी आती है सर, तो मुझे लगता है कि सर इसकी आयु और बढ़ानी चाहिए
और मुझे तो, मैं सर ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें लड़कों की आयु को भी और अधिक बढ़ाना चाहिए सर, ताकि हमारी जो जनसंख्या की नीति है उसके जो लक्ष्य है उसे भी पाया जा सके सर। ओके, तो ये जो वर्तमान आयु है किस एक्ट द्वारा निर्धारित की गई थी? सर ये 1978 का एक्ट है, उसके तहत सर। ओके, एक शारदा एक्ट भी आया है इससे संबंधित, जी सर। क्या है? सर ये 1929 में आया था शारदा एक्ट, उसके माध्यम से जो लड़के और लड़कियों की जो विवाह की उम्र है उसके लिए सर प्रावधान किए गए थे सर। और अभी सर मैं जहाँ तक ध्यान पर कर पा रहा हूँ सर कि इसमें लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु रखी गई थी सर। ओके, ओके। एक और मुद्दा है कि पिछड़े वर्ग का उपवर्गीकरण किया जाए, जी सर। पढ़ा है आपने? जी सर। बताएं। सर ये आरक्षण की जो व्यवस्था है सर उसमें सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है सर। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पे गाइडलाइंस दी गई कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो आरक्षण का लाभ समाज के कुछ वर्गों तक ही पहुंच पा रहा है वो ज्यादातर जो समाज के वर्ग उन तक पहुंचे और जो आरक्षण का जो मुख्य ध्येय है वो पूरा हो। इसके लिए सर जैसे ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का प्रावधान है उसी प्रकार से एससी एसटी समुदाय के जो वर्ग हैं उनके अंदर भी ऐसा प्रावधान करते हुए उनका उपवर्गीकरण करते हैं। जैसे सर कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हैं, कुछ मध्यम है, कुछ निम्न है सर, तो ऐसे लाभ दिया जा सके सर उनको। तो ये वर्गीकरण कौन कर सकता है? सर इसके लिए एक आयोग बनाया जाए सर, उसके माध्यम से सर ये वर्गीकरण किया जा सकता है, या सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ बेंच या गठित करके वो भी इस पर दिशा निर्देश दे सकते हैं सर। ओके, अनुसूचित जाति में जो वर्गीकरण किया जाता है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, आप बता पाएंगे? सॉरी सर। ओके, तो आरक्षण व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है? सर चूंकि हमारे समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग है जिस पर कि सदियों से सर अत्याचार किए गए, उसका शोषण किया गया, सामाजिक रूप से उसकी उपेक्षा हुई सर। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही अभी कुछ माह पहले इसको उल्लेखित किया था कि सदियों तक जो समाज का एक वर्ग है जिसको उपेक्षा का सामना करना पड़े, तो उसके लिए तो हमें सर थोड़ा तो सर उसके लिए विशेष प्रावधान करने होंगे ताकि वो मुख्य धारा में जुड़े सर। और यही भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का सर एक अभिव्यक्ति है सर। ओके, ओके। आप नो हरियाणा के हो? जी सर। हरियाणा के कितने राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? सर 7 जिले राजस्थान के स्पर्श करते हैं सर हरियाणा। कौन कौन से? सर हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर सर। और सबसे लंबी सीमा किसकी है? सॉरी सर मुझे अभी ये ध्यान नहीं है सर। ओके, अच्छा, एक अभी जयपुर में भूमिगत मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है, जी सर। बताओ। सॉरी सर आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी। जयपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है, जी सर। उसके बारे में बताइए। सर जो कि मेट्रो की शुरुआत जयपुर में जून 2015 में हुई थी, उसके पश्चात से जो उसके 2 चरण है सर उसके ही क्रम में इसका उद्घाटन किया गया सर। और अभी सर ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य चल रही सर, मैं आई थिंक अभी सोच पा रहा हूँ। कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर है? सर श्योर नहीं हो, लेकिन आपकी अनुमति हो तो मैं बताना चाहूंगा सर। बताइए। 2.1 किलोमीटर सर। राइट, 2.12 राइट बोला आपने। अच्छा, मेट्रो फेज 1A क्या था? सर ये मानसरोवर से चांदपोल के मध्य चलाए जाने के लिए ये चरण था सर, और जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था सर। और 1B? चांदपोल से बड़ी चौपड़ सर। ओके, अच्छा, एक राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक आया है अभी, बता सकते हैं इसमें प्रमुख तथ्य क्या है? सर अभी मैंने इस विषय में पढ़ा नहीं है सर, क्षमा अच्छा, चाहूंगा। एक शब्द है ग्राम रक्षक, जी सर। ये पढ़ा है आपने? जी सर। बताएं। सर ये राजस्थान संस्कृति के अंदर एक देवता के लिए ये संबोधित किया जाता है कि एक बाहर एक चबूतरा बनाकर उस देवता को स्थापित किया जाता है ताकि वो ग्राम की रक्षा के रूप में उसको लोग जानते हैं कि वो ग्राम की रक्षा करेंगे। ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान में राजस्थान के व्यक्ति को मोदी सरकार द्वारा इसरो पुरस्कार दिया गया है, पढ़ा है आपने? नहीं सर।
अच्छा, गीता कुमारी का नाम सुना आपने? गीता कुमारी? जी सर, ये एक संस्था है सर इनकी, जो कि समाज सेवा के रूप में कार्यरत हैं। मुझे अभी यही ध्यान था पर। ओके। अच्छा, कुछ राजस्थान आर्ट कल्चर के बारे में बताएं। जी सर। गोरबंद क्या होता है? सर ये ऊँट के गले में बांधे जाने वाला एक आभूषण होता है सर, गोरबंद। ओके। अच्छा, और व्हील? व्हील पढ़ा आपने? व्हील, व्हील। नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, कावड़? सर कावड़ शिव जी की जो यात्रा निकाली जाती है उस संबंध में सर मुझे याद है। अच्छा, और चौपड़े? सॉरी सर। ओके। अच्छा, आप आरएएस अधिकारी जब बन जाएंगे तो आपके पास शक्ति होगी या सत्ता होगी? सर मेरे पास सत्ता होगी सर। क्या डिफरेंस है? सर शक्ति चूंकि एक अन्य किसी भी व्यक्ति से अपनी बात को मनवाकर उसको प्रभावित करने की क्षमता होती है, लेकिन जब इसमें वैधता का मिश्रण कर दिया जाता है तो ये सत्ता को प्राप्त कर लेती है सर। सत्ता के नकारात्मक पक्ष क्या है? सर यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार नैतिक मूल्यों से यदि ओतप्रोत नहीं है तो वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकता है सर। जो उसके सामाजिक ध्येय हैं उनसे विचलित होकर अपने लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए भी कार्य कर सकता है सर। ये सत्ता के कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं सर। अंतिम प्रश्न मेरा, नैतिक मूल्यों की बात आपने कही, वो क्या होता है? सर एक मनुष्य होने के नाते समाज के लिए जो भी उचित होता है और समाज के परिवेश से और काल प्रवेश के अनुसार जो भी समाज के लिए उपयुक्त होता है, वो सब मनुष्य होने के नाते सर हमारे नैतिक मूल्य होते हैं सर। और ये क्या सर क्या? देश काल, जी सर, हाँ ये सर देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं सर। जैसे कि हमें माता पिता का आदर करना चाहिए सर, और स्वच्छता रखना चाहिए सर, और हमें अध्यात्म के साथ जुड़कर। ठीक है, ये आपका सामाजिक पक्ष है। आप इसमें प्रशासनिक नैतिकता क्या होगी? सर एक प्रशासक को जिस प्रकार से जो कुछ नैतिक मूल्यों का आचरण करना चाहिए सर, जैसे कि क्या क्या? जिसमें सत्यनिष्ठता है सर, और वस्तुनिष्ठता है सर, कर्तव्य परायणता है सर, और अ, और सर तटस्थता है, असंलग्नता है सर। गुड। जी उपाध्याय सर। हाँ, एजाज अहमद जी, जी सर। इतिहास की और गांधी जी के बारे में थोड़ी जानकारी कम लगी मुझे। जी सर। कृषक आंदोलन के बारे में भी पूरी जानकारी आपको नहीं है, थोड़ा सा देखें आप। और विपक्षी दलों के बारे में आपकी राय, आपने सही जवाब नहीं दिया, ये प्रामाणिक है। और भी सामान्य ज्ञान में राणा के बारे में, तैमूर राणा के बारे में पूछा, और थोड़ा सामान्य ज्ञान और देखें आप अच्छे से। बाकी बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। The interview board is satisfied with your response. आपका टर्नआउट बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, यही वहाँ देखा जाता है। स्टेट सर्विस के लायक लग रहे हो आप, कि राजस्थान स्टेट सर्विसेज की किसी एक पद आपके लिए सुरक्षित है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी वाणी में दम है, उच्चारण आपके ठीक हैं। जहां कमजोरी आपको लगी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वहां तैयारी करें आप उस पक्ष को। बाकी मेरी शुभकामनाएं, आप आरएस जरूर बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी एजाज जी, तीसरा मॉक है जी सर। और आपको काफी सुधार हुए हैं। आपके तीनों मॉक को देखते हुए उत्तरोत्तर आपने सुधार किया है, लेकिन अभी भी आप देखिए करंट अफेयर्स से थोड़ा सा दूर हैं। शमीमा बेगम आज चर्चा में है, तैमूर राणा धारा 288 क्या है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो आप उत्तर नहीं दे पाए। जी सर। भ्रष्टाचार पे, रासायनिक बंध्याकरण पे ये आपके उत्तर ठीक थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और अभी करंट से जुड़िए आप। जी सर। और मिन्नो ब्रुक आपने यूएसए बताया, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी आपको पता होना चाहिए। जी और सर। इसके जो वर्ष थे वो आपने ठीक से बताए। तो काफी सुधार किया, लेकिन करंट से जुड़िए आप कुल मिला के। आज का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ नहीं पाया था सर मैं, उसमें कोई शायद बात ही। नहीं, आप इंटरनेट का यूज लीजिए। हाँ सर, उसका ही यूज लेना चाहिए था मुझे। जी जी, ठीक है, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी एजाज, बहुत अच्छा मूव दिया आज आपने, और बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक का। और ऐसा लगता है कि एजाज इंटरव्यू दे चुके हैं और आरएस बन चुके हैं। थैंक यू सर, आपकी शुभकामनाएं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान रखें। एक तो राजस्थान करंट 1-2 महीने का रेडी रखिए। गीता कुमारी वगैरह ये शिक्षिका हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे
वो एक इसरो पुरस्कार, ये अभी लेटेस्ट की घटनाएं हैं सारी राजस्थान करंट की। जी सर। किसी मूमल क्रोनोलॉजी कोई एक बुक से तैयार कर लीजिए। और एथिक्स में आपके उत्तर अच्छे हैं, राजस्थान पॉलिटी भी अच्छा है, बस इंडिया पॉलिटी, बट संविधान में आपको अनुच्छेद भी याद होने चाहिए। जी सर। तो मुख्य मुख्य अनुच्छेद जहाँ जहाँ बनते हैं, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कोई राजभाषा अधिनियम है या और भी कोई, तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है सर। बाकी ओवरऑल बेहतरीन, आपका जो गेटअप है, ये सूट है, यही पहन के जाना आप इंटरव्यू में। जी सर। बहुत अच्छा लग रहा है, जम रहे हैं आप इसमें। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते सर।